सद्भाव यात्रा के 48वें दिन तोशाम क्षेत्र में हुआ यात्रा का अद्वितीय स्वागत। सामाजिक एकता व लोकतांत्रिक मूल्यों का दिया संदेश। गांव झांवरी में कांग्रेस के अति पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता जगदीश जांगरा ने अपने निवास स्थान पर कार्यक्रम आयोजित कर सद्भाव यात्रा का किया भव्य स्वागत। तोशाम से विष्णुदत्त शास्त्री की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली जा रही इस सद्भाव यात्रा शुक्रवार को अपने 48वें दिन तोशाम विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां स्थानीय नागरिकों ने यात्रा का स्वागत ऐतिहासिक उत्साह, ऊर्जा और जोश के साथ किया। यात्रा का गांव जवारी में कांग्रेस के अति पिछड़ा वर्ग के वरिष्ठ नेता जगदीश जांगरा ने अपने निवास स्थान पर कार्यक्रम आयोजित कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान जगदीश जांगरा ने बृजेंद्र सिंह को मान सम्मान की प्रतीक पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान यात्रा ने समाज में भाईचारा, एकता, सद्भाव, लोकतांत्रिक मूल्यों और समन्वय की ताकत को मजबूती से स्थापित किया, जिससे ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं में विशेष रूप से सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। यह यात्रा शुक्रवार को तोशाम क्षेत्र के गांव छपार के चौक से प्रारंभ होकर गांव सरल, खरकरी, झावरी, तोशाम अनाज मंडी, सुरेंद्र सिंह चौक, मुख्य बाजार होते हुए तोशाम के लोक निर्माण विश्राम गृह से छोटूराम चौक पहुंची। यात्रा का रात्रि विश्राम पंचायत घर तोशाम में रहा। यात्रा के दौरान पूर्व विधायक शिव शंकर भारद्वाज, जगदीश चंद्र जांगरा, विजेंद्र सिवाच, एडवोकेट रघुवीर रंगा, किसान नेता रमेश कर्मवीर ख्यालिया, सीताराम सिंघल, डा असीम, हिंद केसरी हवा सिंह पहलवान, महावीर ख्यालिया, मंगल नफारिया, कुलदीप पटौदी, सत्यनारायण उर्फ भोलू आदि सभी नेताओं और स्थानीय नागरिकों ने यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया और सामाजिक एकता एवं सद्भावना को मजबूत करने की अपील की। इस दौरान गांव झावरी में कांग्रेस नेता जगदीश जांगरा के निवास स्थान पर पत्रकारों से वार्तालाप के दौरान बृजेंद्र सिंह ने कहा कि सद्भाव यात्रा का उद्देश्य समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करना और कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए काम करना है। भाजपा समाज को विभाजित कर राजनीतिक लाभ लेती रही है। उन्होंने कहा कि हाल ही की घटनाएं दिखाती हैं कि सरकार संवेदनशील मामलों में भी भेदभावपूर्ण रवैया अपनाती है। एक आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या पर 8 दिन तक पुलिस रिपोर्ट नहीं, जबकि उसी मामले में जुड़ी दूसरी आत्महत्या पर तुरंत पुलिस रिपोर्ट हुई। यह राजनीतिक मानसिकता दर्शाता है। उनका कहना था कि भाजपा सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं चाहती, बल्कि संवैधानिक ढांचे को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन एसआईआर जैसे विचार संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं। देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि चुनाव हो लेकिन जीत सिर्फ एक पार्टी की हो, जैसा रूस में होता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार संगठनात्मक कमजोरी के कारण हुई, लेकिन देश को जोड़ने और समाज को बांटने की राजनीति को रोकने का सामर्थ्य केवल कांग्रेस के पास है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित है। अगर लोकसभा चुनाव 20 दिन बाद होते तो जनता भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का बड़ा जवाब देती। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज में बिखराव के साथ साथ सरकारी संसाधनों से वोट खरीदने का खेल भी करती है, जिसे जनता को समझने की आवश्यकता है। आज जो है तोशाम हलके के विभिन्न गांवों में आप जो सद्भाव यात्रा लेकर के पहुंचे हैं। सद्भाव यात्रा के द्वारा आप जो है क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सद्भाव यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू की थी गनौदा में सर्व जातीय विनायन साहब का सबूत है वहाँ से नरवाना हल्के से, और आज हम यात्रा जो है 18 हल्कों से गुजर के आज 19वां हल्का तोशाम का है, हाँ यात्रा पहुंची है। और इस यात्रा का जो उद्देश्य कह लीजिए या जो इस यात्रा के माध्यम से संदेश जो हम देना चाहते हैं वो हमारे यात्रा के नाम में और हमारा जो स्लोगन है उसी के अंदर है। सद्भाव यात्रा, सद्भाव सरल भाषा में यदि बोलें तो भाईचारा,
हरियाणा का जो पूरा सामाजिक ताना बाना है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों का, वो सदियों से छत्तीस बिरादरी का जो भाईचारा है उसके इर्द गिर्द होना हुआ है। राजनीतिक कारणों से उसके अंदर एक जानबूझ के एक तनाव पैदा किया गया है, जानबूझ के उत्तेजक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि अपनी राजनीतिक सिद्धि के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज में ऐसी दरारें पैदा कर दी जाएं जो एक परमानेंट वोट बैंक आपको दे सके। लेकिन शायद लोग ये भूल जाते हैं कि समाज में यदि बिखराव आता है या समाज में यदि तनाव रहता है तो वो ना तो सद्भाव के लिए अच्छा होता है और ना वो प्रदेश या उस समाज के विकास के लिए अच्छा होता है। ये चीज़ें आपको शॉर्ट रन या मीडियम रन में ज़रूर राजनीतिक लाभ भले ही पहुंचा दें, लेकिन इससे हानि इतनी ज़्यादा होती है कि फिर वो बाद में ठीक नहीं की जा सकती। और दूसरा हमारा जो स्लोगन इसके साथ है वो है कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। इसका जो राजनीतिक पहलू है, ये पहली बात तो एक सामाजिक होगी, लेकिन उस समाज में जो तनाव है वो राजनीतिक कारण से क्योंकि पैदा किया जा रहा है, उसका काउंटर जो है वो राजनीतिक तौर पे होना भी अनिवार्य है। और हरियाणा में कांग्रेस आज के दिन भी सबसे सशक्त राजनीतिक दल है, सबसे पुराना है, सबसे नीचे तक है, और उसकी जो विचारधारा है वो भी लोगों में आज के दिन भी उतनी है जितनी हमेशा से रही है। लेकिन संगठन के अभाव में जिस मुस्तैदी के साथ या जिस भावना के साथ इस विभाजनकारी एजेंडे का मुकाबला होना चाहिए, शायद वो उस तरह के माध्यम से कांग्रेस का जो एक जुड़ाव है लोगों के साथ उसको और मजबूती दे सकें, ताकि जो ये समाज में जो देश की भावना पैदा की जा रही है उसका सही मायने में राजनीतिक तौर पे भी मुकाबला किया जा सके। ये मुख्यतः हैं। उसके अलावा अनेकों मुद्दे हैं जो प्रदेश जिनसे ग्रस्त है आज के दिन, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो किसानों के हों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के हों। अलग अलग इलाकों में अलग मुद्दे भी आ जाते हैं। बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ पे पानी भरा हुआ है, अभी तक भरा हुआ है, और बड़ी अटपटी सी स्थिति है कि क्योंकि कोई कैनाल नहीं टूटी, सिर्फ बारिश ज़्यादा थी तो सरकार कह रही है कि ये आपदा नहीं है, ये सिर्फ बारिश ज़्यादा होगी। भाई बारिश ज़्यादा होगी, आपने निजाम तो आपने करना है सरकार के नाते। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा होके अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पे उनकी बात हम करते हैं। कल का ये अखबार है जिसमें एक परसों का एक आरटीआई की माध्यम से सूचना है और एक जो एक संस्था है जस्टिस, मेरे को उसका पूरा नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, बहुत दिलचस्प आंकड़े हैं। 46% प्रिंसिपल्स की पोस्ट सरकारी स्कूलों में रिक्त हैं, रेगुलर प्रिंसिपल नहीं, और 56% 56% शिक्षकों के जो पद हैं वो रिक्त हैं। तो एक तरफ जो इन्होंने सैकड़ों किए स्टूडेंट्स की कमी बताकर, वो एक पहलू, और दूसरा पहलू कि ना शिक्षक हैं ना प्रिंसिपल्स हैं। तो बड़ी बड़ी एक सीधी चीज समझ में आनी चाहिए लोगों को कि सरकारी तौर पे परोक्ष रूप से भी प्रत्यक्ष रूप से भी प्रयास ये है कि सरकारी स्कूलों को इतना जर्जर कर दिया जाए, इतना कमजोर कर दिया जाए कि बच्चे और उनके अभिभावक जो हैं वो अपने आप ही बच्चों को प्राइवेट शिक्षा की तरफ धकेलें। दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, इस समय 38.9 39% कांस्टेबल्स की पोस्ट खाली पड़ी। तो जहाँ पे ये स्थिति है हमारे सरकारी महकमों की, और फिर वो बात करते हैं क्या, बिना खर्ची पर्ची, मतलब पद आपके खाली पड़े हैं, आधे आधे डिपार्टमेंट आपके खाली पड़े हैं, आपके पास नया नौकरी देने का कोई आयाम नहीं आप पैदा कर रहे, नौकरी आप दिला सकें इसकी तैयारी आप बच्चों की नहीं करवा रहे। जब नौकरी नहीं दे रहे तो कौन सी खर्ची और कौन सी पर्ची की बात कर रहे हैं। मुझे पता है आज से साल बाद या 2 साल बाद 500-700 बच्चों की सिलेक्शन करेंगे और फिर पंचकुला के इंद्रधनुष भवन में बुला के उनको अपॉइंटमेंट की चिट्ठियां मुख्यमंत्री से दिलवाएंगे और फिर ताली पीटेंगे। देखो बिना खर्ची बिना पर्ची के दी। HKRN से बड़ा हमारे यहाँ फ्रॉड नहीं हुआ आज तक कोई।
जिसके अंदर इन्होंने रिजर्वेशन को धत्ता कर दिया, जिसके अंदर सो कॉल्ड जो मेरिट होती है वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। हाँ, एमएलए एमपीओं के लिए जरूर था कहने के लिए, एमएलए एमपी को सिफारिश कर देता था या फोन कर देता था, उसको तो जरूर कह देते थे जी इसमें तो ये क्राइटेरिया है, इसके हिसाब से होगा। लेकिन बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कौन से क्राइटेरिया या किस माध्यम से वो उसमें एडजस्ट होके आए हैं वो आपको बता देंगे कि खर्ची पर्ची चलती है या नहीं चलती। अनेकों चीज हैं बाकी, लेकिन क्योंकि समाज में एक विघटन पैदा करके उन्होंने वोट को साधने का प्रयास किया हुआ है, तो उसको हम किसी प्रकार से रोक सकें, कम से कम समाज में विघटन ना हो। वोट तो आदमी कहीं दे, आदमी का राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, लेकिन वो समाज की कॉस्ट पे ना हो। राहुल गांधी जी द्वारा बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ महीने पहले तक मैं भी इस मुद्दे को संशय की दृष्टि से देखता था, लेकिन अब जिस प्रकार से 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की, 1 अगस्त में की थी और उसके बाद महादेवपुरा की, फिर एक अलांद कॉन्स्टिट्यूएंसी उसके बारे में की थी, फिर पूरा एसआईआर के खिलाफ एक वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाली थी, और अब 5 नवंबर हरियाणा के बारे में जो उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। और उससे पहले जून के महीने में एक आर्टिकल लिखा था उन्होंने, एक अखबारों में छपा था, उसका इंग्लिश का हेडलाइन मुझे ध्यान है, हाउ महाराष्ट्र इलेक्शन वाज स्टोलन, मतलब महाराष्ट्र का चुराया गया है। और ये सारी चीजें जो उन्होंने कही हैं आर्टिकल के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो इलेक्शन कमीशन के डेटा के आधार पे कही है। इलेक्शन का जो रवैया है, मुझे उससे ज्यादा मुझे इस चीज की तसल्ली हो गई है कि बहुत गड़बड़ घोटाला चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के एक भी आरोप का जवाब नहीं दिया है, सीधा सीधा वो डिफ्लेक्शन कर रहे हैं। एफिडेविट दे दीजिए, जब समय था तब क्यों नहीं किया, आपके पार्टी के एजेंट्स क्या कर रहे थे, फलाना ढिमकाना। लेकिन उन्होंने तो यहां तक भी जवाब नहीं दिया। हालांकि मैं उस चीज को उतना बड़ा नहीं मानता जहां 25 लाख वोटों का फर्जी होने का अंदेशा हो कि वो 22 वोटें एक ब्राजीलियन एक्ट्रेस या हेयरड्रेसर जो भी है वो उस लड़की की 22 तस्वीरों की फोटो के हिसाब से 22 वोट बनी हुई है। हम इलेक्शन कमीशन उसी स्टेटमेंट दे दे कि इसकी हम जांच करा लेंगे, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट का पेट सब्जेक्ट है ना घुसपैठिया। हालांकि पूरे एसआईआर में बिहार में शायद 2 घुसपैठियों की वोट मिली है, 8.25 करोड़ के इलेक्टोरेट में शायद 2, उसकी भी मेरे को नहीं पता कि वो वाकई सच्चाई है या नहीं है। यहाँ तो 22 ब्राजीलियन औरत की फोटो के ऊपर वोट बनी हुई है, कम से कम उसके ऊपर ही बयान दे दे। लेकिन नहीं, इलेक्शन कमीशन तो अब है कि संवैधानिक संस्था ना रह के एक वो बीजेपी का क्या बोलते हैं प्रकोष्ठ वो प्रकोष्ठ बन गया है वो उनका, तो उसी नाते वो बिहेव कर रहे हैं। सर, आपने किसानों की बात की, फिलहाल जो लास्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा तो किसान हितैषी सरकार है, लाखों हजारों करोड़ रुपए जो है बीमे और मुआवजे के बांटे गए हैं पिछले 11 साल में भाजपा की सरकार। मैं 3 दिन पहले लोहारू और भिवानी के किसान 2023 रबी के मुआवजे के लिए निरंतर धरने पे बैठे हुए, 350 करोड़ का उदाहरण है, आपके क्षेत्र का है। उससे पहले बालसमंद वाले किसान 3 साल से धरने पे बैठे हुए हैं, यही मुद्दा है। तो ये मैंने बताया ना, बहुत बोलने में बुरा मत मानना, मीडिया कैप्चर है, तो जो चलाना चाहते हैं वो चलाते हैं। तो जो सच्चाई है उसको कोई बयान भी करता है तो कोई। और आपने देखा कभी एक चीज कि वो विपक्ष के किसी आरोप का जवाब ही नहीं देते, राष्ट्रीय स्तर पे हो या प्रदेश जवाब ही नहीं दोगे तो आगे आप फिर बहस क्या करोगे उस चीज के साथ। हाँ, जुमला जरूर एक आधा बीच में छोड़ देते हैं, खर्ची पर्ची किसानों के लिए हमने, हालांकि ये भूल गए कि 2022 तक किसान की आय भी दुगनी करनी थी, वो तो पीछे डाल दी।
डीमोनेटाइजेशन भी भूल गए लोग, आतंकवाद भी खत्म होना था उससे। तो लेकिन लाना है या तो हिंदू मुसलमान करेंगे, या ये जो पीछे हमारे एक एमएलए एमपी हरियाणा के इतने सुंदर सुंदर बयान देने लग रहे हैं सिर्फ जहर का बीज दोबारा से बोने के लिए। मुद्दों की तो बात ही नहीं है सरकार, और मैं उनको दोष भी नहीं देता, उनको घर बैठे बिना कुछ करे सरकार तीसरी बार उनकी बनी है, उनको खुद नहीं समझ में आ रही सरकार बन कैसे गई हमारी। तो इसलिए वो किसी बात का जवाब देना शायद जरूरी भी नहीं समझते कि जब हमको बना के भेजे रखे हैं बिना कुछ करे तो क्या जरूरत है जवाब देही में पढ़ने की। ठीक है।